फ्रेंड्स, मैं मंजूषा तिवारी फिजिक्स टीचर आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट में। मैंने आज जिस चैप्टर को उठाया है वो चैप्टर क्लास 11th के हैं और वो सेकंड चैप्टर है। इसके पहले भी मैंने क्लास लिए थे जो कि फर्स्ट चैप्टर आपके क्लास 11th के पढ़ाए थे। पिछली क्लास के आप वीडियो जाके देख सकते हो प्ले लिस्ट में। तो चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए चले आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम जैसा दिया है कि मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मात्रक की कि मात्रक होता क्या है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भौतिक राशि की तुलना जो की जाती है वो उसका कहलाता है मापन। जान लेते हैं कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भौतिक राशि की तुलना ही उस भौतिक राशि की कहलाती है मापन, या उसी को हम कहें तो इकाई भी कह सकते हैं। तो बात करते हैं किसकी, जैसे मान लीजिए कि हमने वो भौतिक राशि ले लिया द्रव्यमान। क्या ले लिया? द्रव्यमान। तो किसी भी वस्तु की द्रव्यमान को हम क्या करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं या ग्राम में मेजर करते हैं। तो हम जिस चीज़ों में उसको मापते हैं वही उसका कहला जाता है मापन। तो जैसे अगर हम बाजार में जाते हैं आलू खरीदने, तो क्या आप कहते हो कि 1 लीटर आलू दे दीजिए? नहीं कहते हो। क्या आप किसी दूध वाले से कहते हैं कि 1 ग्राम दूध दे दीजिए? नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 लीटर दूध दे दीजिए। तो जैसे अगर हमको तेल भी खरीदना हो तो हम क्या कहते हैं कि 1 लीटर तेल दे दीजिए, 2 लीटर तेल दे दीजिए। तो ये जो लीटर हमने लगाया वो लीटर ही उसकी क्या हो गई, मात्रक हो गई। उसकी मेजरमेंट हमने किस में ली है? लीटर में ली है। तो वो लीटर ही क्या कहला गया, उसका मात्रक। जैसे आपने कहा कि 1 किलो आलू दे दीजिए, तो 1 किलो आलू देने का क्या मतलब है कि वहां पे जो आपने किलो लगाया वो किलो ही क्या हो गया, उसका मात्रक। किलोग्राम आपने लगाया तो वो किलोग्राम उसका क्या हो गया, मात्रक। क्यों? क्योंकि आपने किसी वस्तु को खरीदा है तो वो जिस मेजरमेंट में आपने खरीदा है वो मेजरमेंट, वो मापन ही आपकी क्या कहला गई, मात्रक। तो यहाँ पे जान लेते हैं कुछ चीजों के मात्रक को। जैसे द्रव्यमान का हुआ तो इसका हम मात्रक किलोग्राम भी कह सकते हैं, ग्राम भी कह सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम एसआई मात्रक में ले रहे हैं या फिर सीजीएस पद्धति या एमकेएस पद्धति, किस पद्धति में ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बात तो हुई द्रव्यमान की। इसी तरह और भी भौतिक राशियां हैं। जैसे हम लंबाई की बात कर लें तो लंबाई का हम क्या करते हैं, मीटर में लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमने ले लिया सेंटीमीटर में। नेक्स्ट, इसी तरह और भी अन्य भौतिक राशियां होती हैं। तो यही कहा जा रहा है कि जो भी वो भौतिक राशियां मतलब एसआई पद्धति में, या फिर कह सकते हो कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें किसी भौतिक राशि के मापन की, तो वहां पे भौतिक राशि की तुलना आप जिससे करोगे वो उसकी क्या कहला जाएगी, मात्रक। ठीक है, तो अब हम चले आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। बात करते हैं मूल भौतिक राशियों की। मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं? देखिए, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि वे भौतिक राशियां जिन्हें किन्हीं अन्य भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त न किया जा सके, वो भौतिक राशियां आपकी कहला जाएंगी मूल भौतिक राशियां। जैसे हम बात करें किसकी, देखिए मूल भौतिक राशियों में आप लंबाई की बात कर सकते हो। लंबाई, क्या लंबाई को किसी दूसरी भौतिक राशि के पद में आप लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। द्रव्यमान को ले लेते हैं, तो क्या आप द्रव्यमान को किसी अन्य भौतिक राशि के पद में लिख सकते हो? इसे भी नहीं लिखा जा सकता। तो यही चीजें कही जा रही हैं कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी भौतिक राशि की आवश्यकता न हो, या फिर जिन्हें व्यक्त किसी दूसरी भौतिक राशि की सहायता से न किया जा सके, वे भौतिक राशियां कहलाती हैं आपकी मूल भौतिक राशियां। इसमें आ जाते हैं आपके द्रव्यमान, लंबाई, समय। तो ये सारी भौतिक राशियां आपकी किस में आती हैं, मूल भौतिक राशियों में। अब हम चले आते हैं अपने इसके आगे भी तो कुछ भौतिक राशियां होती हैं, जैसे मूल भौतिक राशियां हो गई। तो अब बात करेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियों की। तो अभी तक हमने क्या बताया, मूल भौतिक राशियों की। मूल भौतिक
राशियां, तो उसमें अभी आपको बताया गया कि मूल भौतिक राशियां कौन सी राशियां होती हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती या जिन्हें किन्हीं अन्य भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो भौतिक राशियां आपकी कहला जाएंगी मूल भौतिक राशियां। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियों की। तो देखिए, मूल भौतिक राशियां तो आपने समझा कि इन्हें किसी अन्य भौतिक राशियों की जरूरत नहीं पड़ती। व्युत्पन्न भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता पड़ती है, या कह सकते हो कि ये व्यक्त होने के लिए किसी दूसरे भौतिक राशियों पर निर्भर करते हैं। इसे अगर हम समझना चाहें तो कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो दो या दो से अधिक मूल भौतिक राशियों से सम्मिलित होकर बनता हो। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें वेग की, तो वेग में आप जानते हो लंबाई की भी जरूरत पड़ती है और समय की भी जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो कि आपने बात किया त्वरण की, किसकी बात किया? त्वरण। तो त्वरण का मात्रक आप जानते हो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ ना, तो यहाँ पे जो मीटर है, मीटर किसको शो कर रहा है? लंबाई को। किसको शो कर रहा है? लंबाई को। तो यहाँ पे लंबाई आपकी कौन सी राशि हो गई? भौतिक राशि हो गई। कौन सी भौतिक राशि? मूल भौतिक राशि हो गई। यहाँ पे सेकंड किसको शो कर रहा है? समय को। तो समय कौन सी राशि हो गई? ये भी आपकी मूल भौतिक राशि हो गई। तो जब दो या दो से अधिक मूल भौतिक राशियों से सम्मिलित मतलब मिलाकर जो भौतिक राशि बनता हो, वो भौतिक राशि कहलाती है आपकी व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो इसमें अगर हम कुछ और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, त्वरण हुआ, वेग हुआ, चाल हुआ, ये सारी भौतिक राशियां आपकी किसमें आती हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियों में। अगर हम बात करें बल की, तो बल की भी देख लीजिए। बल में क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए तो आप लगा सकते हो क्या? द्रव्यमान भी आपकी कौन सी राशि है? मूल भौतिक राशि है। और त्वरण में भी मूल भौतिक राशियों की जरूरत पड़ी ही थी। तो ये सारी जो राशियों मतलब मूल भौतिक राशियों से मिला के सम्मिलित करके जो भौतिक राशि बनेगी, वो आपकी बनेगी व्युत्पन्न भौतिक राशि। चलिए अब हम जान लेते हैं कि मूल भौतिक राशियां होती कितनी हैं। तो ध्यान दीजिए, मूल भौतिक राशियां जो आपकी मानी जाती हैं वो 7 मानी जाती हैं। गिन लेते हैं कौन कौन सी। मूल भौतिक राशियां कितनी होती हैं? 7। ठीक है, पहली कौन सी हो गई आपकी? लंबाई। दूसरी कौन सी हो गई? द्रव्यमान। तीसरी हो गई आपकी समय। चौथी विद्युत धारा। पांचवी हो गई उष्मागतिक ताप। देखिए और छठवीं हुई आपकी ज्योति तीव्रता। सातवीं बात करें तो लास्ट में आता है पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 जो भौतिक राशियां हैं ये कही जाती हैं मूल भौतिक राशियां। तो आइए जानते इन भौतिक राशियों की जो मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए लंबाई का हो जाता है मीटर, तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम मतलब किग्रा लिख सकते हैं आप। समय का हो गया आपका सेकंड। विद्युत धारा का क्या हुआ? एम्पियर।
उष्मागतिकी ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडिला, जिसे हम CD भी लिख सकते हैं, और केल्विन को K लिखते हैं, एम्पियर को A लिखते हैं, सेकेंड को हम S से भी डिनोट करते हैं, SCC लिख सकते हैं, इसको किग्रा लिख सकते हैं, किलोग्राम, मीटर को लिख सकते हैं, M से डिनोट कर सकते हैं। बात आई फिर पदार्थ की मात्रा, इसको हम लिखते हैं मोल, जिसे हम MOL भी लिखते हैं, मोल। ठीक है, तो ये सारी भौतिक राशियां कहला जाती हैं मूल भौतिक राशियां। चलिए, इनकी तो हो गई बात। अब हम बात करते हैं किसकी, ये तो रही बात मात्रक की। बात करते हैं कि जो मात्रक होते हैं उनकी कितनी प्रणालियां होती हैं। देखिए, मात्रक की प्रणालियों के अंतर्गत 3 प्रणाली मानी जाती है। चलिए इन प्रणालियों की बात कर लेते हैं। मात्रक की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो हुई बात मात्रक की अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों की। तो ये इसके अंतर्गत 3 प्रणालियां होती हैं। इनके अंतर्गत 3 प्रणाली होती है। पहली होती है CGS प्रणाली, दूसरी होती है आपकी MKS प्रणाली, और तीसरी होती है FPS प्रणाली। तो ये 3 प्रणालियां होती हैं। तो चलिए समझ लेते हैं एक एक करके तीनों प्रणालियों को। देखिए, CGS, इन प्रणालियों में जो C से क्या शो हो रहा है, C से कहा जाता है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का। तो CGS पद्धति में जो लंबाई का मात्रक माना जाता है वो सेंटीमीटर माना जाता है। G से क्या शो हो रहा है, ग्राम। तो जो द्रव्यमान का मात्रक माना जाता है वो ग्राम में माना जाता है। और S से क्या शो हो रहा है सेकंड। S से क्या शो हो रहा है, सेकंड। तो सेकंड किसका मात्रक माना जाता है, समय का। तो आइए इसको देख लेते हैं। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। तो ये किसकी मात्रक हुए, ये मात्रक हुए आपके लंबाई, यहाँ पे लिख दे रहे हैं लंबाई। ये आपका हो गया द्रव्यमान, और ये आपका हो गया समय। ठीक है, तो अब ये तो हुई CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक हो गया सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक हो गया ग्राम, और समय का मात्रक हो गया सेकंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं MKS पद्धति में। तो देखिए, M से हो गया क्या, मीटर। तो लंबाई का मात्रक हो जाएगा MKS पद्धति में मीटर। K से क्या हो गया, किलोग्राम। तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, और समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड। हो गया सेकंड। अब देखिए FPS प्रणाली में फुट, देखिए F से क्या हो गया, फुट। फुट किसका मात्रक होता है, लंबाई का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फुट, F। यहाँ पे लिख दो फुट। तो यहाँ पे हो गया लंबाई का मात्रक फुट। P से क्या हो गया, पाउंड। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, पाउंड। और S से क्या हो गया, सेकंड। तो समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो
इसको आप सिंबल के रूप में भी दिखा सकते हो, F से फुट, P से पाउंड और S से सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम चले आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए, सात मूल भौतिक राशियों के अलावा भी 2 पूरक भौतिक राशियां होती हैं। 7 मूल भौतिक राशियों के अलावा क्या 2 पूरक भौतिक राशियां भी होती हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पूरक भौतिक राशियां। पहला होता है समतलीय कोण और दूसरा होता है ठोसीय कोण। इनकी मात्रक की भी बात करेंगे। ये समतलीय कोण को कहा जाता है प्लेन एंगल और ठोसीय कोण को कहा जाता है सॉलिड एंगल। तो इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका मात्रक समतलीय मात्रक हो जाएगा समतलीय कोण का रेडियन और ठोसीय कोण का हो जाएगा स्टेरेडियन। तो रेडियन को शो कर सकते हैं RED और स्टेरेडियन को शो करते हैं SR से, सिर्फ SR से। ठीक है, स्टेरेडियन हो गया, SR से शो करते हैं। ये तो हुई बात मूल भौतिक राशियों की और पूरक भौतिक राशियां हो गई, फिर व्युत्पन्न भौतिक राशियां हो गई। तो अब हम बात कर लेते हैं समतलीय कोण की। समतलीय कोण तो बात करते हैं समतलीय कोण की। पहले एक वृत्त बना लेते हैं। तो वृत्त का ये रहा इसका चाप और ये है वृत्त की त्रिज्या, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे R से, और इनके बीच बना कोण D थीटा। तो माना समतलीय कोण वृत्त की चाप की लंबाई तथा त्रिज्या के अनुपात को कहते हैं। समतलीय कोण किसे कहते हैं? वृत्त की चाप की लंबाई, इसकी ये चाप हो गई, ये क्या हो गई चाप, और ये चाप की लंबाई कितनी मानी गई है? dx मानी गई है। तो बोला जा रहा है क्या कि वृत्त के चाप की लंबाई मतलब dx तथा त्रिज्या मतलब r के अनुपात को क्या कहते हैं? समतलीय कोण। क्या कहते हैं? समतलीय कोण। तो उसे हम किससे डिनोट करेंगे? d थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया समतलीय कोण का। फिर से एक बार देख लेते हैं इस फॉर्मूले से। किसी वृत्त के चाप की लंबाई dx है तथा वृत्त का जो त्रिज्या है, ठीक है, किसी वृत्त के चाप की लंबाई तथा उसकी त्रिज्या के अनुपात को कहते हैं समतलीय कोण। इसका जो मात्रक लिया जाता है वो लिया जाता है रेडियन। क्या लिया जाता है? रेडियन। वृत्त की परिधि द्वारा, जो वृत्त की परिधि है उस परिधि द्वारा समतलीय कोण मतलब अंतरित कह सकते हो, अंतरित समतलीय कोण वो कितना होता है? 2 पाई होता है। वृत्त की परिधि द्वारा जो अंतरित समतलीय कोण बनता है वो कितने के इक्वल होता है? 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ठोसीय कोण की। चले आते हैं ठोसीय कोण को समझने। ठोसीय कोण, तो इसे हम एक शंकु के माध्यम से समझेंगे। डी ओमेगा, इस पर कोण बन रहा है, ये इसका हो गया क्षेत्रफल। ये मान लीजिए ओ बिंदु दे दें, केंद्र का नाम। किसी शंकु के आधार द्वारा, माना किसी शंकु के आधार द्वारा शीर्ष पर आंतरित कोण, किसी शंकु के
आधार द्वारा, ये शंकु है ना, ये क्या है, ये शंकु है और इसका आधार ये हुआ, ठीक है। तो किसी शंकु के आधार द्वारा अंतरित कोण, ठीक है, किसी शंकु के आधार द्वारा किस पर अंतरित, शीर्ष पर, ठीक है। तो शीर्ष पर अंतरित कोण ही क्या कहला जाती है, ठोसीय कोण। अगर इसको हम फॉर्मूले में देखें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर। सकते हैं कि किसी शंकु के आधार द्वारा शीर्ष पर आंतरिक कोण क्या कहला जाता है, ठोसीय कोण, जिसे हम फॉर्मूले के रूप में देखें तो डेल्टा ओमेगा इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। इस प्रकार अगर हम बात करें किसी गोले के संपूर्ण कोण की, किसी गोले के केंद्र पर संपूर्ण गोले द्वारा आंतरित ठोसीय कोण कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा गोले की त्रिज्या का वर्ग। मतलब क्या अभी बोला गया कि किसी गोले के केंद्र पर संपूर्ण गोले द्वारा आंतरिक ठोसीय कोण ओमेगा इक्वल टू गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे गोले का त्रिज्या का वर्ग। तो इसको हम शो करें तो कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर और गोले की त्रिज्या क्या होती है, इसके लिए लिख देंगे आर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कट गया, कितना आ गया 4 पाई स्टेरेडियन। तो ये आ गया आपका गोले के केंद्र पर संपूर्ण गोले द्वारा आंतरिक ठोसीय कोण। अब हम बात करते हैं यथार्थता एवं परिशुद्धता। परिशुद्धता, आइए जान लेते हैं यथार्थता एवं परिशुद्धता को। देखिए, किसी भौतिक राशि की जो मेजरमेंट की जाए और वह मेजरमेंट वास्तविक वैल्यू के जितना करीब होगा वो उसका कहला जाएगा यथार्थता। मतलब यथार्थ कह सकते हो कि वो एकदम वास्तविक मान के क्या है, एकदम करीब करीब, तो वो आपका कहलाएगा यथार्थता। अब हम बात करते हैं कि जैसे यदि कोई माप वास्तविक मान के जितना निकट होगा वो उतना ही यथार्थ कहलाएगा। अगर हम गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू को ही देखें तो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती है लगभग कितनी, 9.8 होती है, 9.8 होती है गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू, ठीक है। अगर हम इसका प्रैक्टिकल करें और प्रैक्टिकल में हमारा वैल्यू आ जाए कितना, लगभग 9.6 करके, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम मान सकते हैं ना कि ये करीब करीब क्या है, इसके करीब करीब मतलब एकदम नज़दीक में है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, यथार्थ है, ठीक है। अब बात करते हैं परिशुद्धता की। जो भौतिक राशि विभेदन या सीमा तक मापी जाती है वो कहला जाता है परिशुद्धता। तो जान लेते हैं यथार्थता एवं परिशुद्धता के बारे में फिर से। देखिए, कोई भौतिक राशि की जो वैल्यू निकल के आती है और वो अगर हम उसकी वैल्यू को कंपैरिजन करें किसी वास्तविक वैल्यू के साथ, उसके वास्तविक वैल्यू के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो वो करीब करीब जो वैल्यू आती है वो उसकी कहला जाती है यथार्थ, ठीक है। मतलब यथार्थता कह सकते हो ना इसे, क्योंकि ये क्या है, करीब करीब एकदम पहुंच चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं परिशुद्धता की। तो परिशुद्धता क्या है, परिशुद्धता जैसे अगर हम कहें कि किसी भौतिक राशि की विभेदन या सीमा तक जो वैल्यू मापी जाती है वो कहला जाता है उसका परिशुद्धता। चलिए अब जान लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, त्रुटि, एरर, ठीक है। त्रुटि क्या होता है,
तो त्रुटि है, गलतियां, मिस्टेक, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं ना कि मान लीजिए कि कोई भी आपने टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में जो भी वैल्यू आई है आपकी, तो उस वैल्यू में कुछ भी त्रुटियां जरूर मिली होंगी। तो यहाँ पर त्रुटि की जो बात की जा रही है लगभग रिलेटेड उसी से है। तो देख लेते हैं कि त्रुटियां होती कितनी प्रकार की हैं। देखिए, त्रुटियां होती हैं आपकी दो प्रकार की, एक होती है क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरी होती है यादृच्छिक त्रुटियां। तो जान लिया आपने कि त्रुटियां कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की, एक हो गई क्रमबद्ध और दूसरी हो गई यादृच्छिक। तो देख लेते हैं त्रुटियों के प्रकार। त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं। पहला कौन सा, क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटियां, और दूसरी जो हो गई वो यादृच्छिक त्रुटियां। तो 1 बाय 1 दोनों त्रुटियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, क्रमबद्ध त्रुटियां कौन सी त्रुटियां होती हैं? त्रुटियों को इंग्लिश में कहा जाता है सिस्टमैटिक एरर। इसमें क्या होता है कि इन त्रुटियों की जो दिशा होती है वो धनात्मक भी हो सकती है या ऋणात्मक भी हो सकती है। अब इन त्रुटियों में भी कुछ दोष होते हैं, कुछ कमियां होती हैं। आइए इन कमियों को जान लेते हैं, ठीक है। क्रमबद्ध त्रुटियों के दोष, क्रमबद्ध त्रुटियों के दोष। अब देखिए, ये दोष उत्पन्न कैसे होते हैं? तो देखिए, ये जो क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं ये 4 प्रकार से इनके दोष उत्पन्न होते हैं। तो चारों प्रकार आइए जान लेते हैं। पहला होता है यंत्रगत त्रुटियां, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है प्रायोगिक तकनीक के कारण त्रुटियां। तीसरा कौन सा हो जाएगा? बाह्य कारकों द्वारा उत्पन्न त्रुटियां, बाह्य कारकों द्वारा उत्पन्न त्रुटियां, बाह्य कारकों द्वारा त्रुटियां। चौथा हो जाएगा व्यक्तिगत त्रुटियां। देखिए, यंत्रगत त्रुटियों में यंत्रों के कारण जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं वो आपकी आ जाएंगी किसमें? यंत्रगत त्रुटियों में। देखते हैं प्रायोगिक तकनीक के कारण त्रुटियां। इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक थर्मामीटर लिया और अपने बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए उसे क्या किया कि मुंह में न डाल के बगल से उसकी मेजरमेंट करेंगे। जैसे बगल में रख कर उसका क्या करेंगे? मेजर करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे बॉडी का वास्तविक टेम्परेचर है हमेशा उससे कम में ही हम क्या करेंगे? उसको पढ़ेंगे। क्यों? इसका रीजन क्या है? जो भी उसकी मेजरमेंट आएगी वो कम में ही आएगी। क्यों आएगी? इनकी ये त्रुटियां आती हैं सही कार्यविधि न अपनाने के कारण। तो यही बात हुई किसकी? प्रायोगिक तकनीक के कारण त्रुटियों की। नेक्स्ट बात करते हैं बाह्य कारकों द्वारा त्रुटियों की। देखिए, इनमें कैसे त्रुटियां पाई जाती हैं? जैसे मान लीजिए आर्द्रता हुआ, दाब हुआ, ताप हुआ, इन सारे कारकों में यदि कोई परिवर्तन हो जाए तो फिर उसके कारण क्या उत्पन्न हो जाता है? बाह्य कारकों द्वारा
त्रुटियां, मतलब उससे भी जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं वो त्रुटियां किस में आती हैं, बाह्य कारकों द्वारा त्रुटियां। जैसे मान लीजिए आप कमरे में हो और कमरे का टेम्परेचर जब मेजर करोगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर गए हो, चलो बाहर की ही बात कर लेते हैं, कमरे की रहने दीजिए, बाहर की बात कर लेते हैं। कभी कभी आप अपने टेम्परेचर को मेजर करोगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगी, और फिर अगर कभी कभी मान लीजिए कि बहुत ठंडा का मौसम है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कभी एकदम गर्मी का मौसम है, तो आप अपनी बॉडी को जब मेजर करोगे तो आप में कुछ अलग उसकी वैल्यू आएगी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि मौसम से भी रिलेटेड है। अगर इसके मतलब ताप में अगर कोई परिवर्तन हो जाए, दाब में परिवर्तन हो जाए या आर्द्रता में परिवर्तन हो जाए तो उस कारण से जो त्रुटियां उत्पन्न हो जाएंगी वो त्रुटियां किस में गिनी जाएंगी, वो त्रुटियां आएंगी आपकी बाह्य कारकों द्वारा त्रुटियों में। नेक्स्ट बात करते हैं व्यक्तिगत त्रुटियों की। व्यक्तिगत त्रुटियों में क्या है कि व्यक्तियों द्वारा की गई त्रुटियां कहा जा सकता है व्यक्तिगत त्रुटियां। जैसे अगर हमने कुछ गलतियां की हैं लिखने में तो वो भी तो आपकी आ गई किसमें, व्यक्तिगत त्रुटियों में ही, क्योंकि आपके द्वारा ही वो त्रुटियां की गई हैं, ठीक है, तो वो त्रुटियां आपकी आ जाएंगी व्यक्तिगत त्रुटियों में। सेकंड त्रुटियों को जान लेते हैं, यादृच्छिक त्रुटियां। ताप, वोल्टता, दाब में होने वाली त्रुटियां या किसी यादृच्छिक परिवर्तनों या प्रेक्षकों द्वारा ली गई त्रुटियां पूर्वाग्रह रहित माप में व्यक्तिगत त्रुटियों के कारण यादृच्छिक त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। देखते हैं यादृच्छिक त्रुटियों के बारे में। तो इन त्रुटियों में कैसे ये त्रुटियां उत्पन्न होती हैं देखते हैं। देखिए यादृच्छिक जो त्रुटियां होती हैं ये दाब, वोल्टता, दाब में उत्पन्न होने वाली त्रुटियां हैं। जैसे कह सकते हो कि अगर हम ताप, वोल्टता अथवा दाब में बात करें कि इनमें होने वाली जो यादृच्छिक त्रुटियां होती हैं, यादृच्छिक परिवर्तनें होती हैं, ठीक है, तो यादृच्छिक परिवर्तनों द्वारा जो प्रेक्षक द्वारा ली गई त्रुटियां पहले की ली गई पूर्वाग्रह रहित माप, मतलब पूर्वाग्रह रहित माप में व्यक्तिगत त्रुटियों से ही ये यादृच्छिक त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चले आते हैं। अब जान लेते हैं अल्पतमांक त्रुटि को। अल्पतमांक त्रुटि अल्पतमांक त्रुटि को कहा जाता है लिस्ट काउंट एरर। इसमें क्या होता है कि किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई छोटी से छोटी वह वैल्यू, वह मान क्या कहला जाती है, उस मापक यंत्र की अल्पतमांक त्रुटि। फिर से जान लीजिए कि किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई वह छोटी से छोटी त्रुटि या कह सकते हो वह छोटी से छोटी मापित वैल्यू ही क्या कहला जाती है, उस मापक यंत्र का अल्पतमांक। इनमें क्रमबद्ध और यादृच्छिक दोनों ही त्रुटियां पाई जाती हैं। चलिए तो ये जान लिया हमने कि अल्पतमांक त्रुटि होती कौन सी है। तो अभी बोला गया ना कि इनमें दोनों ही त्रुटियां पाई जाती हैं। जैसे कहने का ये सेंस है कि आपने वोल्ट मीटर की मेजरमेंट देखी होगी, वोल्ट मीटर या फिर मान लीजिए एमीटर, इन सब में जब आपने मेजरमेंट की होगी, जब इसके प्रैक्टिकल वगैरह किए होंगे तो उसमें कुछ आपने लिस्ट काउंट माना होगा ना, कुछ लिस्ट नंबर जो सबसे छोटा से छोटा मान लिया जाता है, ठीक है, तो वही आपका कहला जाता है क्या, अल्पतमांक, जिसे बहुत सबसे छोटा मान को हम लेते हैं इसमें। अब समझते हैं निरपेक्ष, सापेक्ष एवं निरपेक्ष, सापेक्ष एवं प्रतिशत त्रुटि। निरपेक्ष, सापेक्ष एवं
प्रतिशत त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि को कहा जाता है एब्सोल्यूट एरर। अब इसमें क्या होता है कि जब जो मेजरमेंट ली जाती है तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि वास्तविक जो हमारा मान होता है इसमें से हम क्या करते हैं अपने प्रैक्टिकल से जो हमारी वैल्यू आती है उसको हम क्या करें घटा दें, तो हमारा क्या निकल जाएगा निरपेक्ष वैल्यू। जान लेते हैं कि वह भौतिक राशि वास्तविक मान तथा प्रेक्षक द्वारा ली गई मान को जब हम क्या करते हैं घटा देते हैं, या कह सकते हैं कि इनके मान के अंतर को ही क्या कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। फिर से जान लीजिए कि किसी व्यक्ति द्वारा या फिर कह सकते हो कि किसी यंत्र द्वारा, ठीक है, भौतिक राशि की वास्तविक मान तथा उसकी प्रायोगिक मान, कह सकते हो कि जो प्रैक्टिकल से लिया गया हमारा वैल्यू है, ठीक है, तो उन दोनों के ही अंतर को क्या कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। कहने का क्या मतलब है वास्तविक मान और इसमें से किसको घटाएंगे प्रेक्षक द्वारा लिया गया मान, तो इसी के अंतर को क्या कह देंगे निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि जैसे गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू क्या आती थी, इसकी वास्तविक वैल्यू कितनी होती है गुरुत्वीय त्वरण की 9.8, ठीक है, और हमने जो मेजरमेंट किए हो सकता है हमारी मेजरमेंट करने पर आ गया हो 9.5, तो जब इन दोनों का हम अंतर करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 0.3, तो यही जो 0.3 निकल के आया है यही कहला जाएगा आपका निरपेक्ष त्रुटि। कि कोई प्रेक्षण से, जैसे मान लीजिए हम प्रेक्षित हुए, हमने क्या किया एक प्रैक्टिकल किया, तो प्रैक्टिकल करने पर मान लीजिए हमने गुरुत्वीय त्वरण का एक्सपेरिमेंट किया और हमारे एक्सपेरिमेंट में गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू आ गई कितनी 9.6, हो सकता है दूसरी बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया अब आ गया होगा 9.5, तीसरी बार एक्सपेरिमेंट किया हो सकता है अब आ गया होगा 9.2, मतलब हर बार जो एक्सपेरिमेंट किया गया अलग अलग रखते हुए तो हर बार अलग अलग वैल्यू आई। तो अब इसको हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पहली बार आपने प्रेक्षण किया, ठीक है, पहली बार आपने लिया मेजरमेंट तो आपका आ गया कुछ वैल्यू, उसको मान लो A1, ठीक है, दूसरी बार प्रेक्षण किया उसकी वैल्यू कुछ और आई, उसको मान लो A2, तीसरी बार किया उसकी आ गई A3, ऐसे करते करते आप क्या किए कि मान लीजिए n तक आपने प्रेक्षण लिया, तो आप कह सकते हो कि प्रेक्षक द्वारा ली गई मान क्रमशः A1 हो जाए, A2, A3 डैश 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 AN तक ले लीजिए, AN तक के बाद ये तो हुआ प्रेक्षित द्वारा लिया गया मान। अब हम क्या करें, इसके समांतर माध्य को ही हम क्या मान लें, इसका वास्तविक मान मान लें, ठीक है। तो उसके लिए जब हम इसके मीन को निकालेंगे, इसके माध्य को निकालेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला A मीन इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, आगे तक जितने तक लेना चाहो उतना ले सकते हो आप लोग, प्लस AN, और पूरे के बटे में आ जाएगा n। क्यों, क्योंकि हमने कहाँ तक लेके चला है संख्या n तक लेके प्रेक्षण की, मतलब n इसकी कोई नंबरिंग नहीं है, इसलिए इसको क्या मान लिया गया है कि हमने n तक इसके एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए जब हम इसको क्या करेंगे एक साथ करेंगे, मतलब एक समेशन के रूप में इसको लिखेंगे, तो दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं A मीन इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1, यहाँ पे हो जाएगा I और यहाँ पे हो जाएगा AI बटे n, ये भी फॉर्मूला निकल सकता है। वास्तविक मान से निरपेक्ष त्रुटियों को यदि निकालें तो वो कैसे निकलेंगी, वास्तविक मान से निरपेक्ष त्रुटियां इस प्रकार हैं, वास्तविक मान से निरपेक्ष त्रुटियां इस प्रकार हैं,
डेल्टा A1 बन जाएगा A1 माइनस A मीन। तो आगे भी निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A मीन। इसी तरह नेक्स्ट डेल्टा A3 बराबर A3 माइनस A मीन। इसी तरह मान लीजिए कहाँ तक पहुँच गए, A तक N तक पहुँच गए, डेल्टा AN इक्वल टू AN माइनस A मीन। अब इसकी निकाल लेते हैं माध्य निरपेक्ष। वो कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिए माध्य निरपेक्ष निकालने के लिए इसकी माध्य निरपेक्ष कैसे निकलेगा, माध्य निरपेक्ष माध्य निरपेक्ष त्रुटियां। माध्य निरपेक्ष कैसे निकलेगा, डेल्टा A मीन इक्वल टू मॉड में डेल्टा A1 प्लस मॉड में डेल्टा A2 प्लस मॉड में डेल्टा A3, ऐसे करते करते n तक लेके दिखा सकते हैं, डेल्टा AN और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये निकला किसका, माध्य निरपेक्ष निकला है। को और क्या लिख सकते हैं, सिग्मा n, यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू 1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल्टा AI बाई n, मॉड में डेल्टा AI बाई n। इस रूप में भी लिख सकते हैं और इसको अगर हम एक साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सिग्मा n i इक्वल टू 1 मॉड में डेल्टा AI अपॉन n। ये आपका निकल गया माध्य वैल्यू, माध्य निरपेक्ष निकला आपका। जान लेते हैं सापेक्ष त्रुटि के। अब क्या करते हैं बात सापेक्ष त्रुटि की, देखते हैं सापेक्ष त्रुटि। एक बार फिर से जान लेते हैं कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान की त्रुटि के अनुपात को क्या कहेंगे, मापित मान की सापेक्ष त्रुटि। देखिए सापेक्ष त्रुटि क्या होती है, देखिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष त्रुटि। सॉरी मापित मान नहीं, मापित राशि की सापेक्ष त्रुटि को ऐसे लिख सकते हैं, सापेक्ष त्रुटि को हम R से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार जान लेते हैं सापेक्ष त्रुटि को। देखिए सापेक्ष त्रुटि इक्वल टू डेल्टा A मीन अपॉन A मीन। कि निरपेक्ष मान की त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को क्या कहेंगे, सापेक्ष त्रुटि। लेते हैं प्रतिशत त्रुटि के बारे में। प्रतिशत त्रुटि होता है कि निरपेक्ष त्रुटि को यदि प्रतिशत त्रुटि में व्यक्त करें तो वो कहलाएगा उसका प्रतिशत त्रुटि। जैसे देख लेते हैं, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा A मीन अपॉन A मीन गुणे 100। मतलब यहाँ पे निरपेक्ष त्रुटि जो थी ना, उसमें हमने क्या किया, 100 का मल्टीप्लाई किया तो निकल के आ गया हमारा जो वो आपका हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि। कहने का ये मतलब है कि जब हमने निरपेक्ष त्रुटि को प्रतिशत त्रुटि में व्यक्त किया, सॉरी निरपेक्ष त्रुटि को जब हमने प्रतिशत में व्यक्त किया तो वो हमारा बन जाएगा प्रतिशत त्रुटि। तो यहाँ पे दिखाया गया ये फॉर्मूला।